नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज चर्चा का जो विषय है वो हम सभी से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हम दाखिल हो रहे हैं, या कहा जाए कि काफ़ी हद तक अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा चुके हैं और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हम अपने पास जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, कहीं ना कुछ परसेंट आपको नुकसान भी पहुंचाती है, और अगर आप समझदारी से उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें तो नुकसान बहुत बड़ा भी हो सकता है। और टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि कई साइबर अटैक हो रहे हैं, कई कंट्रीज़ पर साइबर अटैक हो रहे हैं। इंडिया में भी हम साइबर अटैक्स की बात करते हैं, कई ऐसी बात करते हैं कि बस एक OTP दिया और आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। हम टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, हमें एक कार्ड से अपनी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति जो है वो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है, इससे क्या, कितना जो है वो फायदेमंद ये चीज़ें साबित होंगी, और अगर समझदारी से इनका इस्तेमाल नहीं किया तो कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं, आज यही चर्चा का विषय है। और इस पर तमाम हमारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हरीश कुमार हैं, जो कि प्रोफेसर हैं कंप्यूटर एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग के। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सर सारा कुछ? क्लासेस बढ़िया? अब फिजिकली स्टार्ट हो गई हैं हम्म। तो अच्छा है, स्टूडेंट्स भी आ गए हैं तो और अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को मिलके उनके साथ बातचीत करके उनके साथ डिस्कशन करके आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबा वक्त हो जाता है, जी, जब कोरोना वायरस था तो सब कुछ डिजिटल हो गया, हम जी, पूरी जी। तरीके से ऑनलाइन चले गए, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सर, एक मेरा सवाल हमेशा हर किसी से रहता है कि हम एक बहुत ही ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका लोगों को फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। जी। तो लोग, आप जो भी जानकारी देंगे, जो भी बात बताएंगे, उस पर भरोसा करें तो जी। कैसे? ऐसे है गौतम जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 20 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, और मेरा जो मानना है, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमेशा यंग पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो भी कौन सी पॉपुलेशन जो स्कूल से बाहर आ गई है और जो अभी सोसाइटी में एज सिटीजन सर्व नहीं करने लगी। तो वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रहती है किसी भी सोसाइटी में वर्ल्ड ओवर। जब आप उस पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करते हैं फॉर कपल ऑफ ईयर्स, then you continuously keep on gaining the knowledge, you continuously keep on learning the things. एंड अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी भी वही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अडेप्ट करती है और उसको यूज़ करना स्टार्ट करती है। और जैसे जैसे ग्रो करती है पॉपुलेशन, ओल्डर पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी को कम यूज़ करती है। तो मेरा मानना ये है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहते हैं तो उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी, जहाँ किसी भी टेक्नोलॉजी की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो इन्फ्लुएंस है आने वाली सिटीजन वाली जनरेशन पे बहुत ज़्यादा रहता है, और उनके पास वो तरीके भी रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के सदुपयोग के लिए, यंगस्टर्स में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छी से अच्छी जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो एक बार उसे आजमा के तो देखें कि क्या उसमें खास है, किस तरीके से वो खास काम कर रही है। हम, एक सवाल है कि भारत सरकार हमेशा कह रही है कि हम लोग जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे। जी। अभी आपने 20 साल आपको इस प्रोफेशन में हो चुके हैं जी। तो डिजिटल इंडिया के सपने को लेकर हम कितना आगे बढ़े हैं? जी, अगर मैं बात करूं, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी उस टाइम पे कंप्यूटर एक अजूबा था। उस टाइम पे ये कहते थे कि कंप्यूटर है कॉलेज में, वो एक कमरे में है, वहाँ पे आपको जूते वगैरह उतार के प्रॉपर जैसे मंदिर में जा रहे हैं वैसे जाना पड़ता था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो इतना पावरफुल है, जो उसकी कंप्यूटेशन पावर है, वो जो सबसे पहले रॉकेट चांद पे पहुंचा था उसको, उसमें जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था उसको पहुंचाने के लिए, उससे ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर मेरी पॉकेट में है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर आम आदमी के हाथ में, हर सिटीजन के हाथ में जो एक स्मार्टफोन है उसमें इतना कुछ पॉसिबल है कि वो उसकी सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें, जो उसकी कम्युनिकेशन की हैं, जहाँ उसकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन की हैं, वो फुलफ़िल कर सकता है। सो अगर मैं चेंज देखूं पिछले 20, 25, 30 साल में टेक्नोलॉजी में बड़ा ट्रमेंडस चेंज है। पिछले कुछ सालों में ही, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर में, पहले हम लोग को बैंक्स में वो येलो से टोकन मिलते थे, लाइन में लगे रहते थे कैश निकलवाने के लिए। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि पिछले 4-5 साल से मैंने अपनी पासबुक अपडेट करवाई है।
एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। फिर ये वॉलेट्स की हमारे पास ऑप्शंस आ गई, गूगल पे आजकल हर इंसान यूज़ कर रहा है, छोटे से छोटा काम करने वाला भी यूज़ कर रहा है, पेटीएम, गूगल पे यू एट्सेट्रा, ऑल दीज छोटे छोटे वॉलेट आ गए जिसमें आप थोड़ा सी अमाउंट का मनी रख सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से बाकी फील्ड्स की बात करूं, एजुकेशन की बात करता हूं, मैं एजुकेशन से संबंध रखता हूं। लॉकडाउन के दौरान जब पूर्ण लॉकडाउन था कंट्री में, तो एक हफ्ते से ज़्यादा हमारी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुई। एक हफ्ते में हमने ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर दी। ऑल्दो ऑनलाइन मोड शायद उतना इफेक्टिव ना रहा हो जितना फिजिकल मोड था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड एक पेंडेमिक से घबराया हुआ है और उसमें फंसा हुआ है, तो हमने एक हफ्ते से ज़्यादा डिस्ट्रप्शन डालने नहीं दी उसमें। यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हुआ है। क्या बात है। एक जहां हम ये कहते हैं कि वक्त के साथ हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि हम एक सॉफ्ट टारगेट भी बनते जा रहे हैं? इसका मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करूंगा। यमराज जिसे हम कहते हैं कि हमारा जब काल आता है तो यमराज हमें लेने आता है, तो यमराज के पास यमराज ब्रह्मा जी के पास गए कि मुझे ये एक वर्कर चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की और चित्रगुप्त नाम का एक इंसान उन्हें दिया। अब चित्रगुप्त का यमराज के साथ काम क्या है? चित्रगुप्त जो इस धरती पे जिसका जन्म हुआ उसका पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त रखता है। तो ऐसे ही आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपके जन्म से लेके आपके मरण तक पूरा रिकॉर्ड उस डिजिटल टेक्नोलॉजी में है। आप इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन आपके पूरा रिकॉर्ड आने वाले दुनिया तक यहाँ पे रहेगा। अब अगर जन्म के टाइम पे हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से लेके आपके मेडिकल के पैरामीटर, आजकल तो वो स्टेम सेल के बैंक्स भी बन रहे हैं, तो वहाँ से लेके आपके सारे हेल्थ के रिकॉर्ड, आपके फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप कोई सोशल मीडिया यूज़ करने लग गए, कोई और टेक्नोलॉजी गैजेट्स यूज़ करने लग गए, वो सारे रिकॉर्ड्स, आपके लेयर के मूवमेंट्स, आपके सैड मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज़ ऑन स्टोर्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। और मेरा ये मानना है, जैसे सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, आज से 25 साल बाद सोशल मीडिया विल बी द बिगेस्ट डिजिटल ग्रेव, क्योंकि हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन आपके प्रोफाइल्स, आपके डेटा वहाँ पे सुरक्षित है, और अगर आप किसी को नॉमिनेट नहीं करके गए तो वो ओपन एंडेड रहेगा। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को मैं चित्रगुप्त मान के चलता हूँ। सो ये हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए, एंड हमें ये मान लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में है, रहेगी, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, सदुपयोग इसका कैसे करना है, हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, दूसरों के बेटर बनाने के लिए किस तरीके से इसको यूज़ करना है, वो हमें सीखना है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अभी हम फ़ायदे की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे सावधानियों को लेकर कि आखिर कितना सावधान रहना ज़रूरी है, और सावधान नहीं रहने के क्या क्या खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए प्रोफेसर हरीश कुमार हमारे साथ हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम फ़ायदों की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा है, सोशल मीडिया का कितना फ़ायदा है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स के बारे में अगर हम बात करें कि अगर जैसे कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसको कितना मानते हैं? क्योंकि चित्रगुप्त अगर गायब हो गया तो वो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जी, देखिए ऐसे है, टेक्नोलॉजी 2-3 एंगल से हम इस पे बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंगल है सबसे पहले। आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड्स टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी हो रहे हैं। शायद सबसे बड़ा एंगल ही वही है, फाइनेंशियल है। उसमें क्या होता है, कई बार तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके टोल फ्री नंबर्स हैं वो फेक होते हैं, समटाइम्स फेक क्रिएट कर लिए। हमने गूगल पे सर्च किया कि जी मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका टोल फ्री नंबर क्या है, रेदर देन विजिटिंग देयर एक्चुअल साइट, मैंने वो गूगल से नंबर पिक किया, उस पर कॉल किया, प्रिज्यूमिंगली कि ये बैंक का ही नंबर है, और वहाँ पे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ। सो हमें पहली बात तो ये कि प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो रिएक्टिव सेंस में वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लेती हैं, पकड़े भी जाते हैं फ्रॉड करने वाले, फिर कई बार उनसे
कुछ मिलता नहीं है, टाइम ख़राब हो रहा है, आपके रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं, कई बार नहीं भी मिलता। लेकिन हमें जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बैंक के साथ इंटरेक्शन करनी है, पहली बात तो वो अगर मैं ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर बैंक की ही ऑथेंटिकेटेड ऐप या ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट, सो जैसे वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है वो आप देख सकते हैं। ऐप के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई कॉल करके OTP पूछ रहा है या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो नहीं देनी है आपको। अगर मैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोई भी किसी का भी फोटोग्राफ, उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी इजीली निकाल सकता है। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन की तरह ही है आज की डेट में। लेकिन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मेजर्स हैं, जैसे आपका कोई बायोमेट्रिक मेजर हो गया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए, या फिर OTP जैसे मेजर्स हो गए, वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, वो आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंगली तभी डिस्क्लोज करने हैं अगर आप रियल एंटिटी के साथ, रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो पहले तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहीं पे एक सवाल आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांस हो रही है, वैसे वैसे उन फ्रॉड करने वालों के लिए भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। क्या आज के वक्त में उनके लिए OTP ज़रूरी है किसी का बैंक खाली करने के लिए? देखिए, दो तरह की ट्रांजैक्शंस, अगर मैं अपने कंट्री के हिसाब से बात करूं, दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। जितने मेरे डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में OTP रिक्वायर्ड है। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं तो उस केस में OTP इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में आपका जो कार्ड है उसको आप, उसका नंबर एंड उसका जो CVV नंबर है वो आप कैसे सिक्योर रखते हैं, मतलब दोनों चीज़ें जो कार्ड के ऊपर विजिबल हैं वो आपको सिक्योर रखनी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जब आपको कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक देता है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है। जब आपको मालूम है कि आपने नहीं करनी तो आप मत लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बैंक के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑल दैट। सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। सो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है उस केस में। दूसरा ये है कि जब आपने कोई कहीं पे कार्ड स्वाइप करना है तो आप खुद करिए। कई बार क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अच्छा बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड निकाला, वेटर को दिया कि भी आप काउंटर पे कराओ, ये मेरा OTP है या ये मेरा पिन है, इसका OTP नहीं पिन है। तो उससे क्या होता है, अब वो जो काउंटर पे पर्सन है उसने फ़ोटो खींच के रख लिया आपके कार्ड की। जैसे मुझे याद है 15-20 साल पहले चंडीगढ़ में एक गाड़ियाँ चोरी करने वाला ग्रुप पकड़ा गया था। वो क्या करते थे, जब गाड़ी सर्विस होने के लिए सर्विस स्टेशन पे जाती थी तो उसकी जो की होती है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कीज़ आ गई, तब दूसरी कीज़ होती थी, उसको वो साबुन के ऊपर पेस्ट करके बना लेते थे, फिर उसकी डुप्लीकेट की बना के गाड़ी को फॉलो करते थे, चोरी कर ले, बड़ी इजीली चोरी हो जाती थी। तो इसी तरीके से अब मैंने अपना बिल्कुल विदाउट बॉदरिंग क्रेडिट कार्ड किसी को पकड़ा दिया, ले भाई तू ट्रांजैक्शन करा, तो ऑब्वियसली ये तो एक तरह से ये हो गया ना कि मेरे पास कुछ 10,000 रुपये थे, मैंने अपने ऑफिस के किसी पब्लिक स्पेस पे रख दिए कि भी मैं 2 घंटे बाद आके उठा लूँगा, तो कोई उठा के ले गया। तो लालची लोग भी तो हैं ही है ना इस दुनिया में। सो बेसिकली जो फ्रॉड होता है वो हमारी अपनी नेग्लिजेंस के कारण होता है। सो जब भी हमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे तरीके का जो फ्रॉड है वो हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी आइडेंटिटी की थेफ्ट हो गई, ठीक। जैसे अभी आजकल काफ़ी चल रहा है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा, मैं जी हरीश बोल रहा हूँ, जहाँ मैं हरीश हूँ, मेरी DP भी लगी होगी वहाँ पे, और मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो अब आपके पास, अगर आपके सर्कल में है, आपके पास ऑलरेडी नंबर है, वो किसी अजीब नंबर से या किसी और नंबर से आ रहा है, देन यू कैन कॉल द ओरिजिनल नंबर एंड कन्फर्म कि भैया आपने नया नंबर ले लिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से भी ट्रैप, आजकल जो सोशल इंजीनियरिंग वाले ट्रैप्स हैं वो भी हो रहे हैं। सो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट के थ्रू, डिफेमेशन, जहाँ कुछ इस तरीके के काम भी हो रहे हैं। तो बेसिकली हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए। एक चीज़ और हो रही है सर कि टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जुड़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक कार्ड से हमारी सारी प्रॉपर्टी कनेक्ट हो रही है जी। और चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे वो हमारी
लैंड है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो सब कनेक्ट हो रहा है। जी। तो इसका कितना फायदा कितना नुकसान लगता है? इसका बहुत फ़ायदा है, नुकसान नहीं है इसका। ओके। इसका फ़ायदा है। फ़ायदा किस सेंस में है? जो 2 नंबर का काम करते हैं, ठीक, उन सब का रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इमीडिएटली अवेलेबल होगा। अब कुछ कैश ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं कुछ समय से, ठीक, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? नाउ यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मेरे लिए भी इजी है, अगर मैं जेन्युइन यूज़र हूँ, मेरे पास, जैसे मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत इजी लगता है। आज की डेट में मैंने अगर घर खरीदना है तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ब्रोकर को यही होता है कि भैया मैंने तो चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, कौन पूरी पेमेंट लेगा? लेकिन मार्केट में आज भी प्रेवलेंट है कि सबसे ज़्यादा कैश की ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ में हो रही हैं, जहाँ फिर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं लीकर में या इनमें हो रही हैं। तो अब अगर ये सब चीज़ें लिंक हो जाएंगी, प्रॉपर्टी, अकाउंट्स, तो उससे व्हाट विल हैपन, देन यू विल हैव वेरी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर दैट ब्लैक मार्केट। सो उससे क्या है, उससे गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा। और मैं अभी पिछले साल की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ये आ रहा था कि सिर्फ 25 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा का इनकम टैक्स भर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो 20 लाख से महंगी गाड़ियाँ हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ तो इंडिया में वैसे ही सेल हो जाती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ समथिंग फिशी। जहाँ तो वो इनकम शो नहीं कर रहे, जहाँ फिर वो कोई किसी रूल की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सो सब लिंकिंग होने के बाद ये सब तरीके बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, बंद तो नहीं कह सकते, कम हो जाएंगे। सो उससे ओवरऑल देश का ही फायदा होगा। देश का फायदा होगा तो ऑब्वियसली हर सिटीजन का फायदा होगा। लिंकिंग के मुद्दे पे ही बने रहेंगे सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि तमाम संपत्तियों को एक कार्ड से लिंक कर देने के फायदे तो सर ने बता दिए, लेकिन इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश भी खोजने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, आपके डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, कितने सेफ, कितनी जो है वो उसमें खामियां हैं और कितना और आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए प्रोफेसर हरीश कुमार हमारे साथ हैं। तो सर, हम एक कार्ड की बात कर रहे थे कि जिससे तमाम चीज़ें लिंक हो, हमारा आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं, आपने फ़ायदे बताए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई हमारे कार्ड, क्योंकि हैकर्स बहुत बैठे हैं, अगर उसने सिर्फ एक ताला खोला तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, उसका नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं नज़र आता है? इसमें नुकसान ये होगा कि भी जब किसी को ये पता चल गया कि इसके पास क्या है, देन दैट पर्सन कैन स्टार्ट यूजिंग सम टैक्ट। कुछ ऐसे टैक्ट यूज़ करेगा कि भी इसको प्रेशराइज करें कुछ ना कुछ अपनी वेल्थ रिलीज़ करने के लिए, या फिर जैसे अभी आज की डेट में हो रहा है कि भी आपका कुछ डेटा हैक कर लिया कुछ कंपनीज के साथ। चंडीगढ़ में भी पीछे मैं पढ़ रहा था, किसी कंपनी के बिटकॉइन, शायद 600 करोड़ की वैल्यू के बिटकॉइन चोरी कर लिए थे किसी ने ऑनलाइन। तो ये हैकर्स के थ्रू तो नुकसान पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं ये करूं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है कनेक्ट करने में। जो वर्चुअल डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि जो वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी ट्रांजैक्शंस पे भी टैक्स लगेगा। तो लोग क्या कर रहे थे कि वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर रहे थे और उससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, लेकिन देश का शायद कुछ पैसा भी बाहर जा रहा होगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। तो लेकिन जो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही है वो लीगलाइज नहीं है, एंड एस्टिमेटेड हैं आउट ऑफ गवर्नमेंट कि 6 लाख करोड़ के आसपास की क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ऑलरेडी है। तो अब अगर गवर्नमेंट इसको एकदम से बैन करेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी ह्यू एंड क्राई। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑल्टरनेटिव कि इसको लीगलाइज कर लें। सो कोई भी एसेट, चाहे वो वर्चुअल एसेट है, डिजिटल एसेट है, या फिर वो फिजिकल एसेट है, अगर वो लीगल तरीके से एक्वायर की गई है और लिंक है आपके किसी न किसी सिस्टम के साथ, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन, इंक्लूडिंग द पर्सन, फैमिली और कंट्री के लिए। हाँ, जहाँ तक बात आती है कि उसको हैकर को पता चल जाएगा, वो सिर्फ हैकर को ये पता चला कि इनके पास ये एसेट्स हैं, सो अब उस एसेट्स के लिए दे कैन पुट सम ऑल्टरनेटिव के भी किडनैप कर लिया। मतलब आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा। बैंक अकाउंट भी खाली नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट भी खाली नहीं होगा। ओके, अगर आप प्रोएक्टिवली सतर्क हैं।
अगर सतर्क हैं। हाँ जी। अगर हम सेफ्टी के मेजर्स की बात करें, हम अगर क्योंकि डिजिटली अगर हम वर्क कर रहे हैं तो सरकार उसके लिए कितने स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा चुकी है, कितने हम सिक्योर हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ तो। जी, देखिए ये एक वो रैट एंड कैट की रेस है बेसिकली। ठीक, इट इज़ रेस बिटवीन टेक्नोलॉजी यूजेस बिटवीन द people who want to exploit it and the people who want to use it for the proper purpose. सरकार ने जो कदम उठाने होते हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है। सरकार ने पॉलिसी बनाई, आईटी एक्ट 2000 में आ गया था, फिर 2008 में उसको अमेंड करके उसमें और प्रोविजंस ऐड कर दी। सरकार अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई। ठीक, डेटा प्रोटेक्शन का बिल अभी आ रहा है। सिमिलरली और ऐसे कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं। सो सरकार ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया है। सो अब उसको यूज़ करना है, उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ क्या होगा कि जितनी भी ये कंपनीज हैं, दे हैव टू मेंटेन द डेटा लोकली इन इंडिया, विच इज़ गुड। अब इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कोई बैंक है आपकी, वो आपका डेटा कंट्री से बाहर नहीं स्टोर करेंगे। सो जब कंट्री से बाहर डेटा जाएगा, देन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कैन इंस्पेक्ट कि what you are sending, but as a company, that company is sending and why it is sending. So एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अगर हम चाइना की बात करें तो कई उसकी एप्लीकेशंस बैन कर दी, ये कहते हुए कि ये हमारा डेटा जो है वो बाहर भेज रही हैं, उसका नुकसान हो रहा है। तो उनकी एप्लीकेशंस बैन करने से एक कितना फ़ायदा आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इस वक्त रन कर रही हैं, ना सिर्फ चाइना की बल्कि अलग अलग कंट्रीज़ की। तो क्या उनमें वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं? और जो डेटा चोरी हो रहा है उसमें आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, क्या इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? सिर्फ यही चोरी नहीं हो रहा जो डेटा आपने बताया। डेटा आपका, आप कहाँ पे घूम रहे हैं, फोटोज, आपकी वीडियोस, आपके फूड हैबिट्स क्या हैं, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कौन से डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, आपका सोशल रिलेशन क्या है, आप किसके साथ कनेक्टेड हैं, ये सारा आपका डेटा है। विच इज़, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि इस चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसका किसी और को क्या फ़ायदा। हाँ जी, तो ये अगर चोरी भी होगा तो हमें क्या? नहीं, अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ अराउंड 5 साल पहले वो कोट करूँगा। माई सन सेड कि पापा साइकिल लेकर आना है। सो वी वेंट टू अ साइकिल शॉप इन सेक्टर 22। घर से लेके साइकिल शॉप पे जाकर घर वापस आने में मुझे 2 घंटे लगे टोटल। इन बिटवीन आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी फ़ोन, ना ही मैंने कॉल की, ना मैंने फ़ोन यूज़ किया, राइट। और शाम को मेरे पास साइकिल की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही थी। ओके, राइट। सो व्हाट इट मीन प्रिसाइजली कि जो आपका मूविंग बिहेवियर है, जहाँ जो आपका ईटिंग बिहेवियर है, जहाँ जो आपका हेल्थ बिहेवियर है, वो सारा कैप्चर होके कंपनीज को दिया जा रहा है। दोज हु आर सेंडिंग यू द टारगेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। सो एक एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा मीडियम आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बन गया है, राइट। सो इस सेंस में डेटा इज़ द नेक्स्ट ब्लैक ऑयल बेसिकली। ठीक, गोल्ड है वो, एक तरह से गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यू है। और जहाँ तक क्वेश्चन आता है कि भी बैन करने का चाइना का, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रहती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं कैसे मेंटेन करने हैं, किस कंट्री को किस तरीके से ट्विस्ट करना है, उस हिसाब से रहता है। चाइना का हमेशा ही हमने देखा है कि वो मिसयूज़ अभी मतलब वहाँ पे रहता है। फॉर एग्जांपल अनऑफिशियली मुझे एक पता चला था कि जो चाइना में जैसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो उनका सारा बायोमेट्रिक एंड एवरीथिंग दे रिकॉर्ड। ठीक, तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर जो था पूरी चाइना कंट्री के लिए डेवलप करवाया ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटी से, और उन यूनिवर्सिटीज़ को नहीं मालूम था कि हम चाइना के लिए ये डेवलप करके दे रहे हैं, और बड़े कम पैसों में डेवलप करवा लिया, राइट। सो इस तरीके से मतलब चाइना के बारे में क्योंकि ज़्यादा ओपन अप कंट्री नहीं है, सो वहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस। और सेकंड ये भी है, अगर आप बाहर के सिस्टम्स को बैन करें तो ऑब्वियसली इनसाइड डेवलप होंगे, तो आपके कंट्री की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस या सिस्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके कंट्री में होंगे तो ऑब्वियसली योर कंट्री तो लोग सेफ कैसे रहें, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते भी वो कैसे सेफ रहें कि उन्हें नुकसान ना झेलना पड़े?
तो उनको कॉन्टिन्यूस ये लर्न करने की ज़रूरत है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी, कोई गैजेट वो यूज़ करना लगते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करने की ज़रूरत है कि भी प्रोएक्टिवली मुझे इस गैजेट के बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसका सदुपयोग क्या है, इसको मैंने कहाँ पे कब किस सेंस में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि मैं इसको इन्वेरिएबली कभी भी यूज़ करता रहूँ। क्योंकि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें से ज़्यादातर तो टर्म एंड कंडीशन को बिना पढ़े यस करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है या जो आज की डेट में फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक, ट्विटर, इन सब की अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन जो आप कंटिन्यूस यस कर देते हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि वट एवर द डेटा यू अपलोड ऑन दैट सोशल प्लेटफॉर्म, वो डेटा आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, वो प्रॉपर्टी उनकी है। चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वट एवर दे वांट टू डू कैन डू, राइट। सो इसका मतलब आपकी फोटोग्राफ भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रही। क्योंकि इतना वक्त किसी के पास नहीं है कि वो पूरा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ता रहे, तो वो बिना पढ़े ही उसे टिक मार्क कर देते हैं। लेकिन तो क्या एक ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि कोई भी एक एप्लीकेशन है तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिले, वो भी शॉर्ट टर्म में, या कुछ ऐसा कि उन्हें पता हो कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? नहीं, देखिए वो जैसे वो आता है ना, आपने सुना होगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब शेयर मार्केट वाले वो म्यूचुअल फंड वगैरह इशू करते हैं तो एक बड़ी जल्दी से बोल देते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो लाइन वो 1 सेकंड में बोल देंगे, रेस्ट एडवर्टाइजमेंट 2 मिनट की होगी। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर वो ऐसा करेंगे भी तो सोशल मीडिया वाले क्या करेंगे कि वो जो लाइन है आपके फ़ायदे वाली, वो तो 1 सेकंड में कर देंगे पास ऑन उसको। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी, सो वो तो आपको प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा ना। सब कुछ लोगों के ऊपर ही जी, आपके ऊपर, पर्सनल आपके ऊपर है कि आपका फ़ायदा और नुकसान आपने खुद देखना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने इतनी वैल्यूबल जानकारियाँ हमें दी हैं। तो निचोड़ इस चर्चा का यही निकलता है कि डिजिटली हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़ रहे हैं, हम बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी खासियत को आजमाना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ, इन तमाम सुविधाओं के साथ बहुत सी परीक्षाएं भी आती हैं, बहुत सारा आपका इन्वेस्टमेंट भी वो चीज़ मांगती है, और वो इन्वेस्टमेंट है वक्त का। किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए, उसके लाभ उठाइए, लेकिन थोड़ा सा वक्त उसे दीजिए, उसकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई उसकी आपको ज़रूरत है, और अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो समझदारी से उसका इस्तेमाल कीजिए। तमाम चीज़ें पढ़िए, उसको जान लीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको कितना फ़ायदा और उसके एवज में कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो नुकसान का नहीं पता, लेकिन फ़ायदा जितना चाहें आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि समझदारी से उठाया गया कदम जो है वो हमेशा आपको मुसीबतों से बचा लेता है। तो बच के चलिए। टेक्नोलॉजी एडवांस ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको भी उतना ही एडवांस होने की ज़रूरत है। यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी मेहनत कम भले ही कर दे, लेकिन आपको अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी है उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, और वही आपकी मेहनत आपको तमाम चीज़ों का लाभ भी देगी और मुश्किलों से भी बचाएगी। सो फिलहाल आज के चर्चा द ट्रुथ में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।